हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को जो भी क्लासेस दी जा रही हैं उससे संबंधित मैं क्वेश्चन भी करवाती हूँ, क्योंकि जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। हमारे पढ़ने का जो तरीका है वो कितना सही है, क्या वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ठीक है, या अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो क्या हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी में से जो भी आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ और इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है मैं उसके पॉइंट्स पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको इसमें से सही ढूंढना है या गलत ढूंढना है। आपको वो खुद से जज करना है। वीडियो को पॉज करके सही आंसर को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और बाद में मेरे द्वारा बताए गए आंसर को सुनिएगा और जज कीजिएगा कि कितने आंसर आप लोगों ने सही किए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें 9 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे गए हैं और इनमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए। तो यहाँ अगर एक आध क्वेश्चन आपको बाहर से दिया गया होगा तो उससे बिल्कुल भी घबराइएगा मत, एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँचने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो आपका क्वेश्चन है इसमें पहला जो क्वेश्चन है ये है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और दूसरा है, लखनऊ स्थित जो बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। और अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें जो पहला पॉइंट्स है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको सही मिलान करना है और यहाँ पे मैंने आपको कूट नहीं दिया है, आप खुद से इसको मिलान करेंगे कि किससे कौन सा मैच होगा और इस तरह से आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। और ये पॉइंट्स जो है मैंने आप लोगों को समझाया भी है और ये आप बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। जैसे मौर्य काल, अब आपको बताना है मौर्य काल के बारे में कौन सी विशेषता सही है। क्या दक्कन की राजनीति व बौद्ध धर्म को संरक्षण मौर्य काल में मिला, या एकाश्म तथा धर्मराज का वेदिका का निर्माण मौर्य काल में हुआ, या सर्वधर्म संभाव का प्रदर्शन मौर्य काल में देखने को मिलता है, या बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद स्तूपों का निर्माण शुरू हुआ था। तो आपको बताना है कि मौर्य काल से कौन सा है जो मैच करेगा, मौर्योत्तर काल से क्या मैच करेगा, गुप्त काल किससे मैच करेगा और सातवाहन काल किससे मैच करेगा। तो बहुत आसान है। आपको पता है कि जो दक्कन की राजनीति में बौद्ध धर्म का संरक्षण किसने दिया है, तो दक्कन के क्षेत्रों में आप जानते हैं ना गुप्तों का शासन है, ना मौर्यों का शासन है और ना ही ये वैदिकोत्तर काल से संबंधित है, ये सातवाहनों का साम्राज्य था। तो आपका पहला आप जानते हैं कि डी जो है ये पहले से मैच होगा। अब आपको पता है कि सर्वधर्म संभाव का प्रदर्शन किसके समय में हुआ है, तो ये आप जानते हैं कि गुप्तों के काल में सभी धर्मों को संरक्षण दिया गया है और इसी समय सर्वधर्म संभाव की बात की गई थी। तो आपका जो गुप्त है ये 3 से मैच हो जाएगा। अब आपको देखना है कि एकाश्म या तथा धर्मराज का वेदिका का निर्माण, यानी कि वो समय जब मंदिर का बहुत जो है सिंपल सा उदाहरण आपको देखने को मिलता है, जब मंदिरों में बहुत अलंकरण देखने को नहीं मिलता, वो टाइम पीरियड क्या था जिस समय मंदिर बनना शुरू हुआ था। तो आपको मैंने बताया था कि मौर्य काल से ही मंदिर बनने शुरू हो गए थे, लेकिन वो मंदिर बहुत ही सिंपल से छोटे से बनाए जाते थे जो कि कुछ खास नहीं होते थे। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, मौर्य काल से संबंधित हो जाएगा। और मौर्योत्तर काल से बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद स्तूप का निर्माण शुरू हुआ, क्योंकि मौर्योत्तर काल के बाद ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ था और यहीं से स्तूपों का निर्माण संभव हुआ। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये शुरू हो जाएगा बुद्ध के, यानी कि 4 से मैच हो जाएगा। तो ये आपका कूट है कि जो आपका डी है 1 से मैच होगा, या ए जो है ये 2 से मैच होगा, बी जो है ये 4 से मैच होगा, सी जो है 3 से मैच होगा और सातवाहन जो है ये 1 से मैच हो जाएगा। बहुत आसान था। नेक्स्ट है आपको सुकनासिका
तथा पंचायतन निम्न में से क्या था? ये तो बहुत ही आसान है। पंचायतन को ही सुखनासिका कहा जाता है। तो आपको बताना है कि क्या है, और आपको पता है कि ये क्या है, बहुत आसान है। चल लीजिए देख लेते हैं कि क्या ये सिंधु घाटी सभ्यता कालीन विनिमयकारी व्यवस्था है। दूसरा, चंदेल शासकों की स्थापत्य शैली की एक विशेषता है। तीसरा, स्तूप निर्माण में एक आकर्षण भाग है। और चौथा, मंदिर स्थापत्य संरचना में विभिन्न अंग है। तो ये भी बहुत आसान है। मंदिर स्थापत्य संरचना में विभिन्न अंग है, या जो है मंदिर निर्माण की एक संरचना है जिसमें एक मेन मंदिर होता है, मेन देवालय होता है, और उसके 4 कोनों पे 4 सब देवालय होते हैं। टोटल मिलाकर के 5 मंदिर हो जाता है। इसी को पंचायतन शैली कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण क्या करता है? तो क्या उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? क्या सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल मंदिर और महलों के प्रमाण मिले हैं? दूसरा, क्या वे देवी देवताओं की पूजा करते थे? और तीसरा, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? क्या वहाँ से घोड़े के द्वारा रथों का प्रयोग मिला है? क्या वहाँ के लोग युद्ध प्रेमी थे? क्या ऐसी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, आपने कहीं से पढ़ी हैं? तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको पता है कि वहाँ से विशाल भवन तो मिले हैं, लेकिन वहाँ से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, और ये चीज़ मैंने आप लोगों को कंफर्म बताया था। तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है देवी देवताओं की पूजा, तो बिल्कुल सही है। मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य मिलता है, पशुपति शिव के पूजा का साक्ष्य मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और जो आपका तीसरा है ये गलत है, क्योंकि ये लोग युद्ध प्रेमी नहीं थे और ना ही यहाँ से घोड़े के द्वारा रथ खींचने का कोई साक्ष्य मिला है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन किस स्थान पर मिला है? तो आपको बताना है कि प्राचीन भारत में वो गुफा जो गुप्त काल से संबंधित है और जहाँ से चित्रकला का उदाहरण मिला है। तो ऑप्शन में है बाघ की गुफाएं, क्या ये प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित है? दूसरा है लोमस ऋषि गुफा, क्या ये प्राचीन काल की गुफा है जिसमें चित्र है और ये गुप्त काल से संबंधित है? तीसरा है एलोरा गुफाएं, क्या इसको गुप्तों ने बनवाया है और ये गुप्त काल से संबंधित है? और चौथा है नासिक की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, क्या ये गुप्तों द्वारा बनाया गया गुफा चित्रकारी का एक उदाहरण है? तो आपको पता होना चाहिए गुप्तों के द्वारा बनाए गए जो गुफा थे उसमें उदयगिरी की गुफा थी। इसके अलावा सबसे फेमस जो है वो अजंता की गुफा है और बाघ की गुफा है। और इनमें से जो ऑप्शन में है आप देख रहे हैं कि बाघ की गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? कुछ जो मतलब चैत्यकृत गुफाएं हैं उसके अलावा जो अन्य गुफाएं हैं उसको विहार कहते हैं, यानी कि गुफाओं में या तो चैत्य होते हैं या तो विहार होते हैं। चैत्य पूजा स्थल है गुफा में जो बनते हैं, यानी कि इसे गुहा मंदिर कहते हैं। और आपका विहार क्या है? और आई थिंक मैंने आपको बता ही दिया थोड़ी बहुत चीज़ें, तो आपको बतानी है कि कौन सा पॉइंट सही है। पहला है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। दूसरा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तीसरा चैत्य गुहा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। और चौथा दोनों में कोई भी वास्तविक अंतर नहीं होता, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं होता। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा कि जो चैत्य हैं ये पूजा गृह होते हैं, ये पूजा मंदिर होते हैं बौद्धों के, लेकिन जो विहार होते हैं ये विश्राम गृह होते हैं, आराम करने वाले स्थान होते हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? आई होप कि इसमें आपको गलती बिल्कुल नहीं होगा। पहला है भारतीय उपमहाद्वीप में 3 मुख्य जातीय समूह हैं। दूसरा 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है।
और तीसरा, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। और चौथा, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं। तो ये आपको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मंदिर वास्तुकला की ये 3 शैलियां हैं। नागर नॉर्थ यानी कि उत्तर में, बेसर बीच में और द्रविड़ दक्षिण में है, जिसमें नागर हिमालय से विंध्याचल तक, बेसर विंध्य से कृष्णा नदी के बीच और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच का जो इलाका है ये द्रविड़ शैली का है। ये चीज क्लियर होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है आपके पास, ये कूट में आपको बताने हैं कि कौन से ऑप्शन है सही है। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुख्यतः आजीविकों हेतु बनाई गई थी। और तीसरा, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्म हेतु बनाई गई थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बादामी की गुफाएं ये भारत की प्राचीनतम नहीं है, बल्कि ये नवीन गुफाएं हैं, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। और दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाओं में जो सम्राट हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, बल्कि यहाँ पे अशोक हैं। और अशोक ने आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई हैं, जिसमें 4 गुफाएं थी। और ये गुफाएं जो है सुदामा गुफा, कर चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और लोमस ऋषि गुफा है, जो कि बराबर की पहाड़ियों में जो है अशोक ने बनवाया है आजीविकों के लिए। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, ये आजीविकों के लिए है, बौद्धों के लिए नहीं है। और जो है नागार्जुनी की पहाड़ियों में भी आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई गई हैं, लेकिन वे गुफाएं अशोक ने नहीं बल्कि उनके पौत्र दशरथ ने बनवाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों हेतु बनाई गई हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि एलोरा में मैंने आपको बताया था 34 गुफाएं हैं, 1 से 12 तक बौद्धों को समर्पित है, 12 से 29 तक ब्राह्मण या हिंदू धर्म को समर्पित है, और 30 से 34 जो है ये जैन धर्म को समर्पित हैं। ये 3 धर्मों को समर्पित गुफाएं हैं, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो मंदिर है उसको सही मिलान करना है। तो आपको बताना है कि कैलाश मंदिर किस जगह पे है, भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है, वैकुंठ जो है पेरुमल मंदिर किस राज्य या प्लेस पे है, और विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पे है। तो बहुत ही आसान है और मैंने इसके बारे में आपको पीछे के क्लास में बताया भी है। तो अब आप अपने आप को जज कीजिए कि इससे क्या मैच होगा। तो कैलाश मंदिर का अगर आपने नाम सुना हो तो मैंने आपको बताया था एलोरा की पहाड़ियों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है, तो ये किससे मैच हो जाएंगी? कैलाश मंदिर ये औरंगाबाद से मैच हो जाएगा। भूमरा का शिव मंदिर मैंने बताया था कल की क्लास में मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, तो ये आपका 3 से मैच होगा। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर तो सबको पता है कि यूपी के वाराणसी में है, तो ये ऑटोमेटिक ही यूपी से मैच हो जाएगा। अब एक ही बचा वैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये आपके तमिलनाडु से मैच हो जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी आसान था, जिसको आप बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा में कौन सा रथ शामिल नहीं है। दूसरा है इस सप्त पैगोडा का या इन 8 मंदिरों में से कौन सा है जो रथ मंदिर सबसे बड़ा है, और कौन सा रथ मंदिर है जो सबसे छोटा है, और किस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किया था। ये 4 क्वेश्चन आपके एक ही पॉइंट से हैं, इनके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलते हैं बच्चों नए क्लास में और भी क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।